मतलब लास्ट मार्क्स का रदरफोर्ड स्टार्ट। ठीक, आ जाओ। एक कॉपी दिखा सकता है कोई लास्ट? कोई भी दिखा दो। अल्फा पार्टिकल करा दिया था मैंने, क्या होता है? अल्फा पार्टिकल करा दिया। अच्छा, रदरफोर्ड चलेगा है? चलो आ जाओ कभी। तो दूसरा सेकंड मॉडल है हमारा, पहले इसको देखेंगे बाद में आराम से नोट करेंगे। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये हमारा सेकंड मॉडल है। ठीक है भाई, तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम हमारा सेकंड मॉडल है। ये जो मॉडल है ये एक एक्सपेरिमेंट कराया गया था, वहां से निकल कर आया है एक। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था? नहीं बंद हो रहा है। एक्सपेरिमेंट क्या था? और एक्सपेरिमेंट का नाम भी इसी के नाम पे है, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये था हमारा। तो ये मॉडल इस एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है जिससे हमारा मॉडल निकल कर आया है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है क्या। तो इसको समझने के लिए मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा एक्सपेरिमेंट का। रदरफोर्ड ने क्या लिया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। जैसे कि मैंने प्रीवियस टर्न पर बताया था कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स हैं वो अपने अंदर से रेज निकालते हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो उन्होंने ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जो अपने अंदर से अल्फा रेज निकाल रहा था। अल्फा रेज किस पार्टिकल से मिलकर बनती हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये हमने लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स पे रखते हैं इसको, है ना। उसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, यहां हल्का सा होल कर दिया ताकि अल्फा रेज इसमें से बाहर निकल कर आए। ठीक, फिर और क्या किया? सर्कुलर स्क्रीन लगा दी ऐसी, जिस पर मैं डिटेक्ट करूंगा अल्फा पार्टिकल्स को। इस पूरी स्क्रीन पर हम कोटिंग कर देंगे, है ना, ताकि जब अल्फा पार्टिकल इससे टकराएं तो लाइट क्रिएट हो और मुझे पता चल जाए कि इससे अल्फा पार्टिकल टकराए हैं। ठीक है, यहां रख दी हमने गोल्ड फॉइल। क्या रख दी? गोल्ड की एक बहुत बारीक पन्नी, है ना। गोल्ड फॉइल का मतलब है सोने की बहुत पतली पन्नी ली है, और इतनी पतली पन्नी ली है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स 3, 4, 5 बहुत कम एटम्स होते हैं। ठीक है, अब ये गोल्ड की क्यों ली है, सोने की क्यों ली है? क्योंकि गोल्ड की बहुत पतली पन्नी बनाई जा सकती है। मतलब जो गोल्ड होता है उसकी जो मेलिएबिलिटी होती है, मेलिएबिलिटी जानते हो? शीट में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी होती है। एक होती है डक्टिलिटी, वो क्या होती है? वायर में कन्वर्ट करने की। तो गोल्ड की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सिल्वर की भी अच्छी खासी होती है, लेकिन गोल्ड की और ज्यादा होती है। आपने भी देखा होगा, जो अपना आपने कभी काजू कतली खाई हो तो उस पर जो है सिल्वर की वो लगी देखी होगी आपने, फॉइल, है ना, जिसको वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्ड की भी आती है लेकिन वो और महंगी होती है, स्वीट, है ना। तो हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल रेज किस पर कराएंगे? गोल्ड फॉइल पर। ठीक, यहां हम लेड की प्लेट भी लगा सकते हैं। लेड की प्लेट क्या करेगी, जो अल्फा पार्टिकल हैं उनको ऐसे नहीं, इसमें से तो पूरे ऐसे करके निकलेंगे, कंसंट्रेट करेगी लेड की प्लेट उन्हें, है ना। बाकी अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। बीच में हल्का सा होल कर देंगे जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल कर जाएंगे। ये जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने ये देखा कि जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराएंगे तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले जाते हैं, है ना,
मैक्सिमम। कुछ ही अल्फा पार्टिकल डेविएट होते हैं, कुछ ही, है ना, बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट होते हैं, ठीक। और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो जिस रास्ते से गया 180 डिग्री के एंगल पर टर्न होकर वापस आ गया, है ना, 180 डिग्री के एंगल पर टर्न होकर वापस आ गया, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं कौन? रदरफोर्ड। एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब ये जो मैंने गोल्ड फॉइल ली है, इसके अंदर क्या चल रहा है? अब मैं इतने हिस्से को जूम करूंगा, तो अगर मैंने इतने हिस्से को जूम किया तो पता चला ये रही हमारी गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल है हमारी, गोल्ड फॉइल है, मैं बना देता हूं। ये मान लो ये इतनी गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल ले ली मैंने पतली सी, और इसके अंदर एटम, सेंटर पे न्यूक्लियस, एटम, सेंटर पे न्यूक्लियस, एटम, सेंटर पे न्यूक्लियस, एटम, सेंटर पे न्यूक्लियस। मान लो 4 एटम है इसमें गोल्ड के। अब क्या किया, इस पर मैंने अल्फा पार्टिकल की रेज, अल्फा पार्टिकल ही तो गिर रहे हैं इस पर, तो मैक्सिमम कहाँ जा रहे हैं? सीधे, विदाउट डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम कहाँ जा रहे हैं? सीधे एकदम, नो डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम देखा जा रहा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजर रहे हैं, हल्का सा डेविएशन ले रहे हो, देख रहे हो, डेविएशन, ठीक है। जो पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से गुजर रहे, डेविएशन, ठीक। फिर जो पार्टिकल बिल्कुल आमने सामने पड़ रहा है, वो उसी एंगल से वापस आ रहा है, 180 डिग्री के एंगल से, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भैया ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन बोले तो जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट में क्या क्या दिखाई दे रहा है, यह है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को, देखना ध्यान से कि उसमें चल क्या रहा है। तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, रदरफोर्ड उसको देख रहे हैं और देखकर बोल रहे हैं। पहला पॉइंट रदरफोर्ड बोलते हैं कि भैया मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं विदाउट डिफ्लेक्शन के, विदाउट डेविएशन, मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसे रहते हैं? विदाउट डिफ्लेक्शन, या विदाउट डेविएशन के, विदाउट डेविएशन के स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट चले जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं विदाउट डेविएशन। पहला तो रदरफोर्ड ने ये पॉइंट देखा, ठीक। दूसरा पॉइंट उन्होंने देखा कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल हैं जो डेविएट हो रहे हैं, बहुत कम है ना। दूसरा पॉइंट है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएट्स, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो क्या हो रहे हैं? डेविएट। और तीसरा ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने बिल्कुल इस चीज को ध्यान से देखा, पॉइंट नंबर 2 को उन्होंने और ध्यान से देखा, तो उन्होंने पाया पॉइंट नंबर 3 में कि इतने कम है कि एक अल्फा पार्टिकल इन 20,000, है ना, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है ना, जो डेविएट होता है या डिफ्लेक्शन होता है एट 180 डिग्री के एंगल पर। 180 डिग्री के एंगल का मतलब क्या है? जैसे गया 180 से मुड़कर वापस वैसे आ गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट देखने को मिले रदरफोर्ड को, ठीक। अब इन 3 पॉइंट को देखकर हमें क्या करना है? रिजल्ट देखने हैं इनके। ऑब्जर्वेशन जो हम देख रहे हैं, देखने के बाद रिजल्ट क्या निकलता है, तो अब हम लिखने जा रहे हैं रिजल्ट, है ना। तो रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन में फर्क है। रिजल्ट बोल सकते हैं या फिर कंक्लूजन बोल सकते हैं। कंक्लूजन बोल दो या आप रिजल्ट बोल दो, बात हमारी सेम है। पहले पॉइंट को जब मैंने ध्यान से देखा तो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के सीधे चले जाते हैं। तो अगर सीधे चले जा रहे हैं तो इससे क्या प्रूव होता है? कि रास्ते में कोई चीज है ही नहीं जिससे वो टकराए हो, है ना। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? खाली।
है ना। पहले पॉइंट से रिजल्ट निकल रहा है कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम कैसा होता है, खाली, एम्प्टी। ठीक है। कोई ये पूछ सकता है, किसी ने पूछा भी था ये क्वेश्चन कि सर ये रहा एटम, ये रहा न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एक स्टूडेंट ने ये बात पूछी कि सर आपने न्यूक्लियस से तो डिफ्लेक्शन दिखा दिया, अल्फा पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, रिपल्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा। तो एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर हम आपकी बात मान रहे हैं, ये न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल आया, डिफ्लेक्ट हो गया, चलो सही बात है, रिपल्शन हो गया। तो उसका सवाल ये था कि सर जब अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास हो गया तो अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ, ये भी तो होना चाहिए था भाई। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, कह रहा कि न्यूक्लियस से तो रिपल्शन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्यों नहीं मिल रहा। क्या मेरा सवाल समझे, नहीं समझे? मेरा सवाल समझे, क्या बोला मैंने, सही है मेरा सवाल या फर्जी लग रहा है? पूछा था मुझसे किसी ने, नीट वाले बैच में एक स्टूडेंट ने पूछा था ये, तो मैंने यहां भी आपसे बोल दिया। तो इसका सीधा सीधा जवाब क्या है, मैं इसका जवाब देता हूं। जवाब इसका यह है, जैसे कि हम ये एक्सपेरिमेंट किस पे करा रहे हैं, गोल्ड पर। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79 और एटॉमिक मास होता है अप्रोक्सीमेट 197। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई, सब बताएंगे इसमें कितने प्रोटॉन है, सब बोलेंगे 79। कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, 197 माइनस 79 कितने आ जाएंगे भैया, 118 आएंगे क्या, सही है? हाँ भाई, ठीक है। तो अब जरा मैं गोल्ड का अगर मैं मॉडल बनाऊं एक्यूरेट, तो बहुत ज्यादा शैल होंगे इसमें। बताओ गोल्ड के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 79 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन होंगे, 118 न्यूट्रॉन। बताओ पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। दूसरी शेल में कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आगे होंगे 18, फिर होंगे 32, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। आप जरा देखिएगा, अब जब मैं बताऊंगा ना आपको मजा आ जाएगा बात सुनने में कि सर हाँ मजा आ गया। अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आ रहा है, वो उसके सामने, वो न्यूक्लियस के सामने से होकर गुजरा, रिपल्शन मिला, डिफ्लेक्ट हो गया। रिपल्शन कितने प्रोटॉन से मिला, इकट्ठा है, वो बैठे हुए इकट्ठा। अब वो गया इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन नहीं मिला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं है, इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले हैं, कोई एक दूसरे ऑर्बिटल में पड़ा, एक दूसरे ऑर्बिटल पड़ा, एक दूसरे ऑर्बिटल में पड़ा। तो मुझे बताओ प्रोटॉन जो इकट्ठे हैं इनका रिपल्शन ज्यादा होगा या इलेक्ट्रॉन जो बिखरे हुए हैं उनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा? प्रोटॉन जो इकट्ठे हैं वो इतनी पावर से रिपल्शन देंगे अल्फा पार्टिकल को कि उसका रिपल्शन फील होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, कलेक्टिव नहीं है, तो वो उतनी पावर नहीं लगा पा रहे ताकि वो अट्रैक्शन फील कर सकें। इसीलिए अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से विदाउट अट्रैक्शन के सीधे निकल जा रहा है ना। और इसीलिए न्यूक्लियस से वो डिफ्लेक्शन ले रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो इकट्ठा है, मिलकर रिपल्शन दे रहे हैं। ठीक, नेग्लिजिबल बहुत, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो सीधे चले जाएंगे, है ना भाई। थोड़ा बहुत अट्रैक्ट अगर किया भी तो वो इतना अट्रैक्शन नहीं है जो उसके पाथ को चेंज कर दे। भाई आप खुद सोचो, 79 प्रोटॉन मिलते हैं तब डिफ्लेक्शन बहुत कम है, तब भी बहुत कम आ रहा है, आप ये सोचो ना। तो एक बताओ कितना कम देगा, 79 के जब बिल्कुल सामने पड़ेगा तब जाके 180 डिग्री का रिपल्शन मिल रहा है, वरना साइड से गुजरने पर भी हल्का डिफ्लेक्शन है, जबकि 79 एक साथ है। एक इलेक्ट्रॉन अकेला क्या उखाड़ लेगा फिर, जब 79 बिल्कुल हल्का सा डिफ्लेक्शन दे रहे हैं। आप खुद सोचो इस चीज को, ठीक है। चलो, तो ये हो गया पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट से प्रूव होता है कि मैक्सिमम एटम का पार्ट क्या है, खाली है, और जो खाली है उसमें इलेक्ट्रॉन है और वो बिखरे हुए हैं, है ना।
एक साथ नहीं है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वहां ये था कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो डेविएट होते हैं। ठीक, इससे क्या रिजल्ट निकलता है, ये रिजल्ट देख लेते हैं। तो इससे रिजल्ट ये निकलता है कि अगर अल्फा पार्टिकल बहुत कम है, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज एंड एटम का मास ऑफ एटम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड एटम का मास। अगर बी, आप सोचो बहुत कम डिफ्लेक्शन हुए हैं, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ वो किस चीज से डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जिस पर खुद पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इतनी बात कंफर्म होगी कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और वो इकट्ठा है, कहां पर है, सेंटर पर, क्योंकि डिफ्लेक्शन सेंटर से मिल रहा है। ठीक, और एटम का जो मास है वो भी सेंटर पर है। क्यों एटम का मास सेंटर पर क्यों है? मैंने आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के रेस्पेक्ट में लगभग नेग्लिजिबल होता है, मैंने बताया भी था, है ना। तो किसी एटम का जो मास आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल ही नहीं होता। न्यूट्रॉन की तो डिस्कवरी हुई नहीं थी जब रदरफोर्ड आया था, तो इसलिए मैं सिर्फ प्रोटॉन का मास बोल रहा हूं, है ना। तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही है। तो इससे प्रूव होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम है वो एक बहुत स्मॉल रीजन में इकट्ठा है ना। बताओ वो स्मॉल रीजन सेंटर पर है, कॉर्नर किनारे पर है, सेंटर पर है, और इसको क्या नाम देंगे हम, न्यूक्लियस। इसी को तो नाम क्या दिया है, न्यूक्लियस। ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन बोल रहा है, तीसरा और दूसरा, भाई दूसरा और तीसरा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम एक ही बात तो बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहा है बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तीसरा उसको थोड़ा और डिफाइन कर रहा है कि 20,000 में से एक। रिजल्ट तो दोनों का एक ही निकल कर आएगा, बहुत कम का मतलब है 20,000 में से एक। तो दूसरा और तीसरा ऑब्जर्वेशन रिजल्ट जो होगा वो भी मिलते जुलते होंगे जब ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं। तो दूसरा भी ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे से रीजन पर है, मास बहुत छोटे से रीजन पर है, उस रीजन को बोल रहे हैं हम क्या, न्यूक्लियस। और तीसरा पॉइंट भी ये बोल रहा है कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज है वो अल्टीमेटली सेंटर पर है और बहुत छोटा है, और इतना छोटा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी जो रेडियस है Rn वो है 10⁻⁻15 मीटर, एंड जो एटम है उसकी जो रेडियस है एटम वो है 10⁻⁻10 मीटर। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो आप देख सकते हो, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एटम की न्यूक्लियस रेडियस कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस की 10⁻⁻15 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 10⁻⁻15 ऊपर गया तो 10⁵ आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से क्या पता चला कि एटम की रेडियस 10⁵ मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। 10⁵ कितना हो गया, 1 लाख हो गया क्या, 10⁵ 1 लाख या 10,000, 10,000 या 1 लाख, 1 लाख होगा ना, 10,000 में होती है ना 4 जीरो। तो यानी कि एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस से कितने गुना बड़ी है, बताओ, 1 लाख गुना बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो बताओ दोनों में बहुत कम फर्क है या बहुत ज्यादा फर्क देख रहे हो। ये आप ऐसा मान सकते हो जैसे कोई फुटबॉल मैच अगर चल रहा है तो फुटबॉल को मानो न्यूक्लियस और फुटबॉल ग्राउंड को मानो एटम, इतना फर्क होता है न्यूक्लियस और एटम के। ठीक है, ये है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। यहां पर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम खत्म हो जाता है। अब यहां से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप इतना नोट करो फटाफट।
अब हम इसका मॉडल लिखेंगे। ये तो एक्सपेरिमेंट था, अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला मॉडल का वो दिखे। हिंदी में नहीं मिली। क्या हिंदी रखा है मीडियम किसमें? अगले साल? अच्छा, तो हिंदी रखा है तो फिर देखो यार, फिर कैसे करोगे आप? अगर तुम देखो, ये तो बुक नहीं आती हिंदी में। हिंदी में जो सोर्स है बहुत लिमिटेड है। नेक्स्ट कर दूं, फिर दूसरी ले लो कोई और, क्या है जो हिंदी में आती हो। नेक्स्ट फटाफट नोट करो। ऑब्जर्वेशन से डीपीपी 1 डिस्कस हो गई थी। डीपीपी नहीं 1 डिस्कस नहीं हुई अभी? उधर तो कर दी मैंने डिस्कस। कर ली तुमने? डीपीपी 1 हो गई सबकी? हैं? तुम्हारी होगी डीपीपी 1? तो आज 20 क्वेश्चन कर लेंगे डिस्कस। 20 कल पूरी हो जाए, आधे आधे कर ले। जितने भी होंगे लास्ट के 15-20 मिनट डिस्कस कर लेंगे। हटा दो उसको। अच्छा, ऊपर कर दूं? तेजी से नोट करो फटाफट। हो गया? इसको ऐसे लिख लेना, पॉजिटिव चार्ज
एक स्मॉल वॉल्यूम में फैला हुआ है, ऐसे लिख लेना। नीचे कर दूं? हाँ, अगर कर दूं ऊपर? ये हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए। और कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है। दूसरा कंक्लूजन है क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत कम डेविएट हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा सा है। तीसरा कंक्लूजन है 20,000 में से एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटा है और एटम का साइज उससे 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा है। रेडियस इस तरीके से मेजर की गई थी, उनका रेशियो निकाल के हमने प्रूव कर दिया। अब इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड अपने मॉडल ऑफ एटम देंगे। ऑब्जर्वेशन देखकर कंक्लूजन बताया, कंक्लूजन देखकर अब अपना मॉडल दे रहे हैं। मॉडल क्या था वो देखेंगे अब। तो ये बताओ अगर नोट कर लिया हो तो। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था ये देख लेते हैं। हो गया? चलो हटा दो इसको। चलो अब रदरफोर्ड क्या दे रहे हैं अपना बताओ। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन अबव कंक्लूजन, बेस्ड ऑन अबव कंक्लूजन। कौन से कंक्लूजन? जो अभी हमने निकाले हैं ना, उनको देखकर रदरफोर्ड ने अपना कौन सा मॉडल ऑफ एटम दिया वो अब नीचे आ रहा है। 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन, 3 पॉइंट कंक्लूजन और 3 ही पॉइंट मॉडल के। पहला पॉइंट जो भी पॉजिटिव चार्ज है एंड एटम का जो मास है, पहले देख लेना, तीनों पॉइंट बाद में नोट करना। दोनों के दोनों एक स्मॉल रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड है, जो पॉइंट मैंने वहां लिखा था, और वो सेंटर पर है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला इन्होंने, रदरफोर्ड ने, कि भाई देखो दूसरा बात ये ऐसी है कि सर्कुलर एक एटम इस तरीके का है, ये सर्कल है, यहां एक सर्कल और बना दिया क्योंकि वो कंपैरिजन करेंगे। उन्होंने बोला कि एटम ऐसा है कि सेंटर पर तो उसके क्या है? न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, घूम रहा है ऐसे। और ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप डेली लाइफ में बीच में हमारे सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन, और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं। जैसे कि अगर मैं अर्थ ले लूं तो अर्थ एक कांस्टेंट ऑर्बिट में चक्कर काटती नहीं काटती, और उसमें एक जिस पाथ पर ये चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट ही तो बोलते हैं, है ना। इसको भी ऑर्बिट बोलते हैं, और सन जो सोलर सिस्टम होता है उसको भी ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। ये बोला था रदरफोर्ड ने, मतलब ये तो उनका मॉडल ऑफ एटम है, मॉडल ऑफ एटम, और ये क्या है हमारा? सोलर सिस्टम। तो उन्होंने अपने मॉडल ऑफ एटम को किससे कंपेयर किया? एक फिक्स्ड पाथ में हमारी पृथ्वी सन के चारों चक्कर काटती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसी में से निकल कर आएगा। पॉइंट बताओ, यहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। यानी कि जो सोलर सिस्टम है, तीसरे पॉइंट में मैं लिखूंगा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसको?
दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो बोलते हैं। और क्या है, सन भी तो मास ही है, एयर भी मास ही है, सब चीज मास है, मैटर जो होते हैं उनमें सब मास ही होता है। अब इसमें आ जाओ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि ये दोनों चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज नहीं है, ये दोनों चार्ज हैं। तो यहां पर फोर्स कौन सा है, यानी कि जो मॉडल ऑफ एटम है रदरफोर्ड का, वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मैंने कंपैरिजन करके बताया है ना, सोलर सिस्टम से। क्या क्या होती है, देखो दोनों अलग अलग फोर्स है, एक फोर्स मास बॉडी के बीच में लग रहा है, एक फोर्स चार्ज के बीच में लग रहा है ना। तो ये तो आप वैल्यू निकाल के बता सकते हैं, यहां वैल्यू रखो न्यूटन में फोर्स निकाल लो, यहां वैल्यू रखो न्यूटन में फोर्स निकालो, कंपैरिजन करके बता सकते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। टेन की क्या, नहीं मैं यही तो बोल रहा हूं, आपको दोनों बॉडी का मास पता हो, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 पता हो m2 पता हो कैपिटल G पता हो, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस। यहां क्या आएगा, F इजिकल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 पता हो q2 पता हो r पता हो, दोनों को कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन की तो बात ही नहीं है, ये तो एक तरीके से बता रहे हैं कि अगर सोलर सिस्टम में ये फोर्स है तो मॉडल में ये वाला फोर्स है दोनों की नेचर सेम, इसमें भी 1/r स्क्वायर है, इसमें भी 1/r स्क्वायर है, यहाँ m1 m2 है, वहां q1 q2 है, यहाँ कांस्टेंट g है, वहां कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट है नहीं सेम नेचर, तो इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट थे हमारे मॉडल ऑफ एटम के, इन तीनों पॉइंट को नोट करेंगे, ये है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया डन। हाँ जी हो गया नोट। हैं हाँ, मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां फोर्स लिख लेना, फोर्स। हाँ भाई हो गया सबका नोट, हो गया चलो। देखो भाई ये वीडियो देखो, 3D एक्सपेरिमेंट है उनका, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। By the end of the 19th century, it had become clear that the theory of the atom's indivisibility could not be maintained any
थॉमसन ने ऐसा बताया। Thomson referred to this as the raisin pudding model because he was reminded of raisins embedded in the surface of a pudding. ये एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं हम यहाँ पे, अब देखना जरा आगे कर देता हूँ थोड़ा, देख रहे हो ये एक्सपेरिमेंट। Rutherford's experiments, gold foil was bombarded with alpha particles. Deflection दिख रहा है? By helium nuclei. The कुछ majority of ही alpha डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बाकी particles मैक्सिमम passed सीधे जा रहे through हैं। the foil, देखो while a few of them changed their direction while passing through, and some of them were reflected from the foil. इसे देखना, If the Thomson atomic model had been correct, ये देखो। all the alpha particles would have slowed down, but would have passed through the metal without any change of direction. मैक्सिमम सीधे जा रहे हैं। देख रहे हो भाई, मैक्सिमम बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल रहे हैं। ये गोल्ड फॉइल है, उसे जूम करके दिखाया गया। The outcome of his experiments is only possible. देखो यहाँ पे स्पॉट बन रहे हैं ना जब टकरा रहे हैं, पीछे कोटिंग की हुई है, पता चल जाएगा जब टकराएंगे अल्फा पार्टिकल। देख लो मैक्सिमम सीधे जा रहे नहीं जा रहे, कुछ ही आ रहे बस इक्का दुक्का इधर। बताओ भाई कुछ समझ आया एक्सपेरिमेंट, और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं वो 20,000 थोड़ा ना दिखा देंगे यार, वो इसमें ही इंक्लूड है कि बहुत कम में है ना, अब वो एक्सपेरिमेंटल है सारी चीजें, ठीक है। तो ये था हमारा, क्लियर है एक्सपेरिमेंट ये है। चलो तो ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल एटम हुआ, और आपको क्लियर होगा एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना है जो मैंने आपको यहाँ वीडियो दिखाई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब दो छोटे छोटे हेडिंग आएगी जो शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में जानते हैं, सभी जानते होंगे, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। एटॉमिक नंबर मास नंबर के बारे में तो मान लो मैं एक सिंबल लिख देता हूँ 11 सोडियम 23, तो बताओ इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा? तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर बराबर हुए कि नहीं हुए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर हुए कि नहीं हुए। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होना चाहिए, तब तो ये बात ठीक है कि जितना एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर आपने एटम को चार्ज कर दिया, मतलब आपने Na+1 कर दिया, तो प्रोटॉन तो अब भी इसमें 11 ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 10 बदल गए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर तब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा जब तक एटम न्यूट्रल फॉर्म में है। जैसे ही आपने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला या उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, इसलिए हम चार्ज वाला एटम नहीं लेते। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया जो आप सब जानते होंगे, इसलिए बस मैंने ज्यादा फोकस नहीं करा, फॉर्मूला ही लिखा। एंड मास नंबर बताओ, मास नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम कर देते तो क्या जाता है, मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या मैं एटॉमिक नंबर भी लिख सकता हूं Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, हमारा मास का, सिंपल है। दूसरी हेडिंग आती है हमारी एक आइसोबार एंड आइसोटोप, पता होगा है ना। कोई डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, एक एक एग्जांपल लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। बताओ भाई आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। एग्जांपल 1H1, 1H2 एंड 1H3। दूसरा कोई 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37। बाकी आप लिख लेना, ऑक्सीजन के भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, बहुत दुनिया भर के, अपने हिसाब से और लिख लेना। आइसोबार क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास, जैसे कि 18 आर्गन 40 एंड 90 पोटेशियम 40। चेक करो एटॉमिक मास बराबर है कि नहीं है। तो ये क्या है हमारे आइसोबार। तो ये छोटी छोटी दो चीजों आप करो। सेम एटॉमिक नंबर, यार ये रहे तो 9th क्लास की चीज है।
और डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, उसमें उल्टा है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें नोट करो, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल दूंगा। सिंपल सी चीजें, इतने इसमें इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हो गया, नेक्स्ट। आगे कर दूं भाई। एक क्वेश्चन दूंगा, बुक दिखाना है वाली बुक। हो गया, हाँ भाई हो गया क्या? हटा दो उसको। आइसोटोप, अरे यार ये तो बहुत सिंपल चीज है। एटॉमिक नंबर बताओ कितना है इसका, इसका, इसका बताओ, तीनों बराबर हैं। ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक मास तो अलग है। इसका कितना है, इसका, इसका, यही H, यही तो तीन तरीके के पाए गए हैं हाइड्रोजन, एक नहीं होता, तीन तरीके के होते हैं, इन्हीं को तो आइसोटोप बोलते हैं। ये भी दो तरीके के पाए गए हैं। ठीक है, बेसिक कमजोर है तुम्हारा, एनसीईआरटी पढ़ो सही से। हो गया भाई, चलो एक क्वेश्चन है हमारा, उसे करके दिखाएंगे। कह रहा है कि एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 18, प्रोटॉन है 16 और न्यूट्रॉन है 16। तो बताओ उसका सिंबल क्या होगा? सिंबल क्या होगा, पूरी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल। हैं? पहले प्रोटॉन पे ध्यान दो, प्रोटॉन जितना होगा उतना ही कंफर्म बात एटॉमिक नंबर होगा। तो 16 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सल्फर का। एटॉमिक मास दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए? 32। लेकिन इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा आ रहे नहीं आ रहे, होने चाहिए तो 16 हैं 18। दो ज्यादा का मतलब है कि इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, और दो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब है दो नेगेटिव चार्ज। तो इस पे क्या कर दिया? -2। तो ये आ गया हमारा सिंबल, आंसर 16 सल्फर 32 -2।
ये पूरी तरीके से सिंबल है। एटॉमिक नंबर भी लिख दिया है, एटॉमिक मास भी लिख दिया है, और इस पे कितना चार्ज है वो भी मेंशन। ठीक है, ये हुआ हमारा से 2 छोटी छोटी हेडिंग थी वो बता दें। नेक्स्ट, अब इसके बाद है हमारा रदरफोर्ड के ड्रॉबैक। ड्रॉबैक समझते हो? कमियां। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या क्या कमियां बाहर आई थी रदरफोर्ड की, जिसकी वजह से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो कमी निकल कर आई वो कमी ये थी, पहला पॉइंट यहां ध्यान देंगे सब, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, यह एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यह एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब क्यों नहीं कर सका ये देख लेते हैं, इसका जवाब जान लेते हैं। ये जो लाइन लिखी है ये कैसे आई, ये लाइन, इसका जवाब जानते हैं। और जवाब ये है, अभी मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल ऑफ एटम को किसकी तरीके से माना था? सोलर सिस्टम की तरह माना था। उन्होंने क्या बोला था? सेंटर पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मान लो v वेलोसिटी से, सेंटर पर सन और मान लो अर्थ घूम रही है v वेलोसिटी से। इनके बीच में जो फोर्स है बताओ क्या है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो बताओ क्या है? K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, अर्थ सन के चारों तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या अपनी वेलोसिटी बदल रही है? ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चीज चलती है सर्कुलर मोशन, तो उसमें एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? फिजिक्स का कुछ सवाल है, होगा। तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा? तुम बताओ, होगा? होगा? तुम मना कर रहे हो यार। ये है फिजिक्स में जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन, उसका सवाल पूछा मैंने आपसे। इसमें एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो बदल गई, इसका मतलब। तो ये भले ही कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही हो, लेकिन डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर बदल रही है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। ये तो फिजिक्स का ABCD का क्वेश्चन पूछा मैंने कि सर्कुलर मोशन में कोई कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा क्या नहीं होगा। ये सर्कुलर मोशन फिजिक्स का ABCD का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो बदल रही है, और डायरेक्शन अगर बदल जाएगी तो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी, और वेक्टर क्वांटिटी अगर बदल गई तो वेलोसिटी में चेंज आ गया, और वेलोसिटी में चेंज आ गया तो एक्सेलरेशन आ गया। तो इसका मतलब यहां पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है क्या नहीं है? हाँ है। एक्सेलरेशन है क्या नहीं है? हाँ है, प्रेजेंट है। तो यहां होगा क्या एक्सेलरेशन? यहां भी होगा। इसमें क्या क्यों घबरा रहे हो? बिल्कुल सेम ही तो है सिस्टम। यहां भी एक्सेलरेशन होगा, यहां भी एक्सेलरेशन है, बिल्कुल सही बात, यहां भी एक्सेलरेशन है। ठीक, अब वहां भी एक्सेलरेशन, यहां भी एक्सेलरेशन, लेकिन दोनों में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेम्स मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये पूरा नाम था, शॉर्ट में मैक्सवेल लिखते हैं।
इन्होंने एक्सपेरिमेंटली अपनी एक थ्योरी दी थी, एक पॉइंट दिया था। इन्होंने ये बोला था जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकालेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ये इनका स्टेटमेंट था, है ना। क्या स्टेटमेंट बोला था इन्होंने कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में है, अगर एक्सेलरेशन में है तो वो अपने अंदर से एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट का मेरे पास आना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सूरज की किरणों का पृथ्वी पर आना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आग का मेरे पास उसकी हीट का पहुंचना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दीवारों से कोई रेडिएशन निकल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना। अब बताओ दोनों के अंदर सोलर सिस्टम सोचो और मॉडल सोचो, इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखो और प्लैनेट्स, अर्थ, कोई सा भी ले लो, अर्थ ले लो, कोई सा, दोनों में से कौन सा चार्ज है, अर्थ चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो ये कॉन्सेप्ट अर्थ पर तो नहीं लगने का, अर्थ तो न्यूट्रल होती है, या अर्थ पर होता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ऐसा कहीं पढ़ा है, कोई चार्ज नहीं होता अर्थ पर। तो यानी कि ये मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट किस पे लगने जाएगा, मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल पर लगेगा, सोलर सिस्टम पे नहीं लगेगा। तो इसके ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाया, और जैसे ही लगाया तो लगाने पर देखो क्या होता है, ये देखो कमाल की चीज है। मैंने जैसे ही लगाया, ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा, चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेशन है, तो बताओ एनर्जी रेडिएट करेगा नहीं करेगा, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर किसी की अगर एनर्जी निकल के चली जाएगी तो न्यूक्लियस इसका फायदा उठाएगा नहीं उठाएगा, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी तो ये प्लस से दूर खड़ा था, न्यूक्लियस की हिम्मत नहीं थी इसे पकड़कर खींच ले। अब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो निकलकर बाहर चली गई, इलेक्ट्रॉन हो गया कमजोर। बताओ न्यूक्लियस फायदा नहीं उठाएगा इसका, इसे पकड़कर खींचेगा, और जैसे ही पकड़कर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे घूमता 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 कहां पर गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस। मैक्सवेल की जो थ्योरी थी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ थी, जबकि रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया एक्सपेरिमेंट करा के दिया, लेकिन जो करा के वो बात बोल रहा है वो तो हाइपोथेटिकली है ना। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर रदरफोर्ड के मॉडल को सही माना जाए तो ये वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, जो ये बात बोलती है कि दुनिया को कोई एटम स्टेबल नहीं है, जबकि दुनिया का हर एटम स्टेबल है। आप दुनिया की कोई भी चीज उठा लो, सारे एटम स्टेबल ही तो हैं, एग्जिस्ट करते तो हैं एटमॉस्फेयर में, है ना, ये बात ठीक। तो मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के एटम मॉडल को रिजेक्ट करने में पूरी भूमिका निभाई। फिर अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा हो कि सर रदरफोर्ड के मॉडल में कमी निकलने की वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन का चलना, क्योंकि चला तो वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन आया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएट करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करा, न्यूक्लियस ने पकड़कर खींच लिया अपने अंदर, है ना। तो कोई अगर ये सोचने लगे कि सर हम ऐसा ना कर दें, सारी जो परेशानी की जड़ है वो इलेक्ट्रॉन का चलना है, इलेक्ट्रॉन के चलने को अगर रोक दे तो सारी परेशानी की जड़ तो इलेक्ट्रॉन का चलना है, मतलब सारी परेशानी की जड़ है ये एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन खत्म कर दूं तो रेडिएशन एमिट नहीं होगा, रेडिएशन एमिट नहीं होगा तो न्यूक्लियस भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ जैसे ही मैं एक्सेलरेशन खत्म करूंगा तो इलेक्ट्रॉन रुक गया, है ना। यानी कि अगर मैं मानूं इफ इलेक्ट्रॉन इज स्टैटिक, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है ना, सब तब सिचुएशन क्या है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। आप मुझे बताओ दो चार्ज रुके हुए हैं, दोनों के बीच में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, क्या दुनिया की कोई ताकत है इनको मिलने से रोक देगी? आप खींचेगा नहीं खींचेगा, आप तो वैसे भी खींच लेगा।
तब तो चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कुछ बैलेंस भी हो रहा था सिस्टम, और इसलिए वो चक्कर काट रहा था। अब तो ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना अब तो सिर्फ फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का। बोलो ये इलेक्ट्रॉन को पकड़कर खींचेगा नहीं खींचेगा? और जब ये इलेक्ट्रॉन को पकड़कर खींचेगा तो सिचुएशन देखो क्या मिलेगी। ये रहा न्यूक्लियस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, है ना, ये तो मैंने एक ही बनाया। ये रहा न्यूक्लियस और सारे इलेक्ट्रॉन बोलो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन चले गए न्यूक्लियस के अंदर। ये तो फिर से थॉमसन मॉडल आ गया। देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम यही तो है क्या, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हो और इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज में धसे हुए हो। यही तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है। मतलब थॉमसन मॉडल का जो लिटिल वर्जन आ गया, ये छोटा सा, क्योंकि न्यूक्लियस तो छोटा होता है ना एटम से, जिसको बोलते हैं मिनिएचर। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मिनिएचर। मिनिएचर बोलते हैं छोटा सा, कोई छोटा मॉडल। तो थॉमसन मॉडल तो हम ब्रदर अभी रिजेक्ट करके आने लग रहे हैं अभी, तो ये फिर से थोड़ा ना मान लेंगे, तो यानी कि खत्म ये। दूसरा पॉइंट, दो ही कमियां हैं रदरफोर्ड की, पहले ही पॉइंट में काफी सारी कमियां निकल गई। दूसरा पॉइंट है रदरफोर्ड ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आप पढ़ते हो ना, पहली शेल में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। ये बोहर ने बताया है, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया है ना। बोहर ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी भी बोहर ने ही बताई है। पढ़ोगे आप -13.6 अपॉन n स्क्वायर करके जो पढ़ोगे वो भी बोहर ने बताई है, इसने कुछ नहीं बताई। एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के बाद दोनों के लिए ही नो इन्फॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है रदरफोर्ड में। तो ये कमियां हुई कि नहीं हुई रदरफोर्ड की, है ना। तो ये दो कमियां हैं। पहली कमी में दुनिया भर की चीजें मैंने बता दी, ठीक है। पहली कमी ज्यादा याद रहे, ये तो आसान है। दूसरी बात, तो ये हमारी रदरफोर्ड मॉडल की क्या है, कमी। अब जब किसी चीज के अंदर कमी निकल जाती है तो उसको सुधारने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, है ना। तो उसको सुधारने के लिए फिर किसका जन्म होता है, बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। कोई डीपीपी ले रहा है प्रिंट में फॉर्म में? अच्छा, प्रिंट निकलवा लो सारे डीपीपी के।
नेक्स्ट नीचे कर दूं? हो गया? ऊपर कर दे। डीपीपी में डाउट आए हैं? हैं? 1 में है डाउट? एक भी नहीं है? इक्विवेलेंट वेट जो डीपीपी वाले 1 में है या 2 में 3 किसी में भी, वो छोड़ देना, वो हम रिडॉक्स चैप्टर में कर लेंगे, उन पर सर्कल बना लेना। मुश्किल से हर डीपीपी में 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं होने को तो आप कर लोगे, आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैं अभी फिलहाल उनको रुकवा रहा हूँ, है ना। उस हर डीपीपी में 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इक्विवेलेंट वेट के, बाकी सब वही है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, रिएक्शंस के 1-2 है, बाकी सब वही है। जहां भी इक्विवेलेंट उनको छोड़ कर बताओ अगर कोई डाउट हो तो डीपीपी 1 डिस्कस करोगे या 2? बताओ फिर। एक बार 1 को और देख लेना, वरना फिर सीधा 2 ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 1 है भी नहीं, इतनी टफ भी नहीं है। 2 में आंसर है क्या? 2 में भी नहीं है, पहली में ही तो नहीं है आंसर, बस बाकी तो सब में है शायद, मुझे लगे। ये हो गया? चलो आगे देखो। हाँ भाई, बताओ कौन कौन से मॉडल हम फेल कर चुके हैं। थॉमसन, दूसरा ये फेल कर दी। फेल होने के बाद कुछ नया आएगा जरूर, वो किसने दिया था? नील बोहर ने। लेकिन नील बोहर ने अपना जो मॉडल ऑफ एटम दिया, तुरंत रदरफोर्ड का रिजेक्ट होने के बाद नहीं दिया। जब रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट हुआ और नील बोहर का मॉडल आया, तो उस बीच कुछ चीजें डिस्कवर हुई जिसका नील बोहर ने फायदा उठाया और रदरफोर्ड की गलती को सुधार कर नया मॉडल दिया। अब वो ऐसे बीच में कौन सी चीज आई थी जिसका बोहर ने फायदा उठाया और रदरफोर्ड की गलती को सुधारा, है ना। तो वो चीजें, पहले वो चीजें पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम बोहर, यानी कि वो कौन सी चीज थी। तो मतलब डेवलपमेंट, कौन कौन से डेवलपमेंट थे, डेवलपमेंट कौन कौन से डेवलपमेंट थे, लीडिंग, जिन्होंने लीड किया डेवलपमेंट, लीडिंग टू बोहर मॉडल्स ऑफ एटम, लीडिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। कौन कौन से वो डेवलपमेंट थे जिन्होंने बोहर की मॉडल ऑफ एटम को लीड किया, मतलब हेल्प की बोहर की, कि लो भैया हमारी सहायता लो और नया मॉडल निकाल के लाओ और रदरफोर्ड को रिजेक्ट कर दो। तो वो 2 चीज थी हमारी, वो 2 चीज हैं। एक है, पहली है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहली चीज डुअल नेचर ऑफ ईएमआर, ईएमआर बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहली। और दूसरी रिजल्ट ऑब्टेन्ड
फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटम अलग अलग एटम से स्पेक्ट्रम प्राप्त किए गए, उनसे इंफॉर्मेशन निकाली गई, उन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए बोहर ने अपना मॉडल दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दोनों नेचर को ध्यान में रखते हुए बोहर ने अपना मॉडल दिया। ठीक, ये थी हमारी बोहर की कहानी। इन दो चीजों का बोहर ने पूरी हेल्प की। अब डुअल नेचर का मतलब क्या है? एक नेचर, दो नेचर या तीन नेचर? दो। डुअल मतलब दो, यानी कि बोहर ने दो नेचर को कंसिडर किया। एक नेचर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की? वेव नेचर, सुना होगा आपने, वेव नेचर। दूसरी क्या है? पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर के बारे में जिसने बताया था, है ना, वो थे हमारे मैक्सवेल, जो भी ऊपर बताया था। ये किसके ऊपर बात करते हैं? ये बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वेव नेचर पर। और पार्टिकल नेचर के बारे में जिसने बताया था वो थे हमारे मैक्स प्लांक। कौन थे? मैक्स प्लांक। बाद में फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने भी प्रूव किया, लेकिन मदद इन्होंने भी मैक्स प्लांक की ही ली थी। बताया मैक्स प्लांक नहीं था सबसे पहले, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी मैक्स प्लांक की ही मदद ली ये प्रूव करने में कि भैया जो तुम्हारा EMR है इसकी नेचर पार्टिकल है, वेव नहीं है। अब दो साइंटिस्टों का झगड़ा चल रहा है, एक कह रहा है वेव नेचर है, एक कह रहा है नहीं पार्टिकल नेचर है। ये झगड़ा है दोनों का। वेव नेचर जो है, जो मैक्सवेल ने बताया, तो मैक्सवेल काम करते थे क्लासिकल मैकेनिक्स पर। क्लासिकल मैकेनिक्स जानते हो क्या होती है? क्लासिकल मैकेनिक्स होती है जो बड़े ऑब्जेक्ट पर काम करती है। जैसे कि आपने अब देखा होगा, एक बॉल को आसमान में फेंका, कितनी हाइट तक गई, कितने टाइम पर आएगी, कितने एक्सेलरेशन पर जा रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स। एक हमने मिसाइल फेंक कर मारी, कितनी दूर जाके गिरेगी, कितनी हाइट तक जाएगी, यह है क्लासिकल मैकेनिक्स। पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, किस टाइम में, कितने टाइम पर सन से कितनी दूर होगी, यह है क्लासिकल मैकेनिक्स। समझे? क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ पढ़ते हो? ये बायोलॉजी में पढ़ते हो या मैथ में पढ़ते हो? ये फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है ना? ये फिजिक्स में पढ़ते हो। मैथ में तो पैराबोला है बस हल्का फुल्का सा, लेकिन मेन किस में पढ़ते हो? फिजिक्स में। ठीक है, तो मैंने देखो फिजिक्स नहीं बोला, मैं देखना चाह रहा था कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है। ठीक है, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे ऑब्जेक्ट पर काम करती है? मैक्रोस्कोपिक, जो आपको आंखों से दिखाई देते हैं। बॉल दिखती है, मिसाइल दिखती है, रॉकेट दिखता है, अर्थ दिखता है, जो आपको आंखों से दिखाई देते हैं। मैक्रो मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्स प्लांक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जन्म दिया क्वांटम मैकेनिक्स को, और पूरी दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आए क्वांटम मैकेनिक्स। नोबेल प्राइज भी मिला इनको। मतलब मैं अर्थ का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन किस टाइम पर कहां होगी, सन के अराउंड निकाल सकता हूं, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाल सकता न्यूक्लियस के चारों तरफ, जबकि दोनों मॉडल सेम से ही हैं देखने में। क्यों? अर्थ एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, वो नहीं देख सकते आप, है ना? तो इसीलिए जो है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, जब ये चलते हैं तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करते, है ना? तो इसके लिए अलग मैकेनिक्स निकाली गई। वो कौन सी मैकेनिक्स है? क्वांटम मैकेनिक्स। और ये किस पर काम करती है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो बहुत छोटे से होते हैं। ठीक है, मैक्सवेल बोल रहे हैं मैक्स प्लांक से, बताओ EMR की नेचर क्या है ना? मैक्स प्लांक बोल रहे हैं पार्टिकल नेचर है जी भैया।
मैक्सवेल बोल रहे हैं अच्छा अगर इतनी हिम्मत है तो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करके दिखा दो। डिफ्रैक्शन, और ज्यादा ही नेता हो, ज्यादा बड़े नेता बन रहे हो तो इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन करके दिखा दो। ठीक है। मैक्स प्लांक बोल रहे हैं भैया ये तो नहीं एक्सप्लेन हो पाएंगे, तो मैक्सवेल बोल रहे हैं तो खत्म तुम्हारी कहानी, तुम बोल रहे हो पार्टिकल नेचर होती है। मैक्स प्लांक ने बोला ठीक है तुम्हारी बात हमने नहीं प्रूव करी, अब तुम बताओ अगर तुम्हारे में इतनी बड़ी हिम्मत है तो तुम एक्सप्लेन करके दिखा दो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर तुम वेव नेचर को लेके चलते हो, तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो प्रूव करके दिखा दो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक। मैक्सवेल ने बोला मैंने तो 2 दिए हैं तुमने एक ही, लो रुको एक और लो, हिम्मत है तो प्रूव करके दिखा दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इतनी बड़ी वेव नेचर लेके फिरते हो तो हिम्मत है तो प्रूव करके दिखा दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। है हिम्मत को तो प्रूव करो इनको। वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते, वो दोनों पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते, दोनों को सही मान लिया गया। बहुत साल बाद जाके झगड़ा खत्म हुआ, दोनों नेचर को अडॉप्ट किया गया, फिर बाद में कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। जब ये अकेला चल रहा है तो वेव फॉर्म में चलता है, और जब किसी से टकराता है तो पार्टिकल नेचर में बिहेव करता है। ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वेव नेचर, पूरा एक्सप्लेन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। ठीक है। पार्टिकल नेचर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना, और भी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप ये जो पूरा चार्ट है इसको नोट कर ले, क्योंकि अब कल मैं इसी को पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये मतलब ये जो मैंने पूरा चार्ट बनाया ना इस पे पढ़ेंगे अब हम, तो ये चार्ट नोट कर ले अपना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। DPP 1 में कोई डाउट हो तो बता देना, वरना फिर DPP 2 डिस्कस कर लेंगे कल, और आधा आधा करके करेंगे। पूरी DPP पूरी कभी डिस्कस करने करेंगे, वरना पूरा टाइम निकल जाएगा। तो 30 क्वेश्चन है तो 15-15 करके, 40 है तो 20-20 करके। ठीक है। बात फिर मैं कल आपको पहले बताऊंगा डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है। मैंने बता तो दिया, मुझे लगता है आपको पता होगा ये डिफ्रैक्शन क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं विवर्तन। इंटरफेरेंस क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। तो ये चीजें पहले कल पढ़ेंगे, फिर वेव नेचर हम पढ़ेंगे आगे। हाँ भाई देख लो, नीचे कर दूं। अच्छा ये पूरा ही तो है ये। हाँ भाई पूरा ही तो है ना ये, मस्त नोट करो, ये पूरा है।